अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हलचल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में मौजूद हैं और फिर बरतानिया से वो अमरीका जाएंगे, जहाँ वो UN जनरल असम्बली के इजलास में भी शिरकत करेंगे। उनकी मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ साहब से और इस मुलाकात को लेकर ख़ासे चर्चे हैं। जो आने वाले दिनों में कुछ तैनातियाँ हैं उसको लेकर भी गुफ्तगू हुई। ये भी बड़ा दिलचस्प वाक़या था कि जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा वो इस मुलाकात में शरीक नहीं हुए। बहरहाल कुछ मुतज़ाद आरा आ रही हैं इस मुलाकात को लेकर के, इस मुलाकात में क्या बातें हुई, लेकिन हम आपके सामने रखेंगे जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि दरअसल इसमें क्या बात हुई। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि ये सज़ा काफ़ी है मुखालिफिन के लिए कि नवाज़ शरीफ एक बार फिर से जो सियासी तकदीर है मुल्क की उसके फ़ैसला साज बन रहे हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, नवाज़ शरीफ साहब क्या वापस आ रहे हैं या वो वहीं से फ़ैसले करेंगे। इसके साथ साथ जो इमरान खान हैं उनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो लोग जो उन्हें बाईपास कर रहे थे, अब PTI के अंदर क्या चल रहा है इस पर भी कुछ मुफस्सल बात करेंगे और सैलाब ज़दगान की जो हालत है उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इरशाद साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं लंदन की और वहाँ से सुनने में आ रहा है कि कोई कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। जो मुलाकात हुई है दोनों भाइयों के दरमियान, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म, एक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म, और इस पेचीदा मुआशी और सियासी माहौल में आप समझते हैं कि हतमी तौर पर किसी अहम मामले पर कोई फ़ैसला कर लिया गया होगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल। पहली बात तो ये है कि अगस्त में हम सुन रहे थे कि मियाँ साहब सितंबर में वापस आ रहे हैं। बाद लोगों ने डेट्स दे दी थी। उस वक्त मैंने अर्ज़ किया था इसी प्रोग्राम में कि वो सितंबर में तशरीफ़ नहीं ला रहे और उसके लिए दो शराइत उनकी थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई। नंबर 1, पंजाब उनके हवाले किया जाए, मुस्लिम लीग के हवाले किया जाए। वो पंजाबी का एक है कि मैनू धरती कली करा दे जे तू मेरी टोर वेखनी। मियाँ साहब कहते हैं कि पहले आप धरती कली कराएं ताकि मैं फिर चल के दिखाऊं आपको। वो जो पांडे कली होते तो हमने सुने थे, धरती कैसे कली हो सकती है? धरती कली, ये तो फिर वही तो उसका हुस्न है ना। शेर का हुस्न तो यही है ना कि मैं मेरी शायर के तखय्युल को दाद तखय्युल का। तो अभी तक धरती कली नहीं हुई ना। पंजाब मुस्लिम लीग के हवाले हुआ है और वो ये नहीं कहते कि हम पंजाब में तब्दीली ले आएंगे। वो कहते तब्दीली आप लाएं, हम हमारे बस की बात नहीं है। हम तो एक दफ़ा लेके आपके ताउन से ले लिया, फिर हमसे खो लिया चौधरी परवेज़ इलाही ने और इमरान खान ने। तो पंजाब हमारे हवाले करें, हमारे मुकदमात ख़त्म करें, ज़मानतें जो हैं वो कन्फर्म हूँ और उसके बाद मैं आके फिर इमरान खान का मुकाबला करूँगा। तो वो तो अभी शर्त पूरी नहीं हुई। और मियाँ साहब बुनियादी नौइयत के भाई, मियाँ साहब ने अगर फ़ैसले करने होते तो मियाँ साहब अप्रैल में गवर्नमेंट आई थी 10 अप्रैल को, मियाँ साहब मई में पाकिस्तान होते। मियाँ शहबाज शरीफ साहब छोटे भाई हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनको पूरी अहमियत देते हैं, लेकिन करते वो वही हैं जो उन्हें बतौर वज़ीर-ए-आज़म करना चाहिए। क्योंकि वो जानते हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म किस तरह बना हूँ, किस की कोशिश से बना हूँ और किस तरह मैं रह सकता हूँ वज़ीर-ए-आज़म और अगली टर्म मैं कैसे ले सकता हूँ। तो इसलिए मैं नहीं समझता जो ख्वाहिश हो। एक तो नाम भी गश्त कर रहा है ना, हमारे तज्ज़ियाकार और हमारे दानिश्वर और मुस्लिम लीग के हल्के जो हैं एक नाम भी दे रहे हैं कि जी फ़लाँ साहब हैं। अब उस पर हम बात ही नहीं करते कि हमारा मौजू नहीं है कि वो कैसे होगा, किस तरह होगा, कैसे मुमकिन है, ये अलग चीज़ है। लेकिन मियाँ साहब देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना हैं आज के दिन तक और जनाब इसाक डार साहब यहाँ नहीं आए बल्कि उनकी पॉलिसी नहीं चली। वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ। मिफ्ता इस्माइल साहब ही आल इन आल हैं वजारत ख़जाना में। बल्कि अब पहले शिकायत उसको इसाक डार को होती थी, अब मिफ्ता को है कि ये मुदाखलत क्यों करता है, ये फ़ोन क्यों करता है अफसरों को और
बिजनेसमैन को और फलां अब ये शिकायत लग रही है। और दूसरा ये है कि फ़ैसला जो होगा वो इस मुल्क के अंदर कंसेंसस होगा। उसमें लेकिन नवाज शरीफ को आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते ना, उनकी जमात की हुकूमत तो है। अब वो दो काम कर सकते हैं जी। एक तो ये है कि पार्टी की सदारत वो हवाले कर दें मरियम साहिबा के, जिस पे काम भी हो रहा है वैसे, जिस पे मरियम साहिबा ने तो कहा है ना कि अब पार्टी और ये ओहदे अलग अलग होने चाहिए, लेकिन ये पार्टी के और सदर का और वज़ीर आज़म का ओहदे अलग एक दौर में कोशिश हुई थी जी, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने नाकाम बना दी थी, क्योंकि वो खुद वज़ीर आज़म थे। क्योंकि वो खुद वज़ीर आज़म थे, वो अफोर्ड नहीं करते थे। तो अब अगर ऐसी कोशिश होती है, एक बात। दूसरा ये जो कहा जाता है जी पेट्रोल की कीमतों पर वो नाराज़ हैं, फ़लाँ पॉलिसी पर नाराज़ हैं, अवाम को रिलीफ दें, फ़लाँ करें। भाई आप अगर समझते हैं, एक मैं सुन रहा था जो मिल के आए हैं तजिएकार, उनसे वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि देखें जी जो हमारा वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था वो हमने हवाले कर दिया, शहबाज साहब ने हवाले कर दिया इमरान खान साहब के, और उनकी 3.5 साल की जो नाकामियां थीं या उनके बकौल इमरान खान वापस हवाले करने वाले वो हम पे डाल दिया गया है। तो सवाल ये है कि ये काम शहबाज शरीफ ने अकेले नहीं किया, ना उन्होंने आसिफ ज़रदारी के कहने पर किया है, ना उन्होंने मौलाना फजल रहमान के कहने पर किया है। आपकी ख्वाहिश थी, आपकी सवाल ये देखिए, ये तो आपने ये सारा कुछ किया है, आप अपना हिस्सेदारी कबूल करें, जिम्मेदारी कबूल करें। अच्छा, नवाज शरीफ क्या जल्द इंतखाबात से मेरी मुराद मार्च अप्रैल में, क्या इस पे एग्रीड हैं? नहीं, नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि अब इलेक्शन जो हैं वो जाके हों अगले साल अक्टूबर में जी, सितंबर अक्टूबर में, अगस्त में मुद्दत, यानी अगला बजट दे के हम बजट दे के उस वक्त तक शायद हम आवाम को कुछ रिलीफ देने के काबिल हों। एक बात। दूसरा ये है कि ये जो पॉपुलैरिटी वेव है इमरान खान की, ये भी ख़त्म हो जाए या कमज़ोर हो जाए या कम हो जाए। लेकिन हालात जो हैं वो बिल्कुल एक नई नक्शा कशी करते हैं। हालात से लगता नहीं है कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो। यूँ ये आगे मामलात बढ़ रहे हैं, देखें 5 महीने में अब मसला इमरान खान की पॉपुलैरिटी का भी नहीं रहा, इमरान खान के दबाव का भी नहीं रहा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी और फजल रहमान साहब की ख्वाहिशात का भी नहीं रहा। मसला ये है कि इन्होंने 5 माह में कुछ डिलीवर ही नहीं की और इमरान खान ने गेन किया है। एक आदमी गेन कर रहा है, दूसरी जिसके पास जिम्मेदारी है मुल्क की वो पॉपुलैरिटी लूज़ कर रहे हैं, अहलियत और सलाहियत का मुजाहरा नहीं कर रहे। तो इसके अलावा चाराकार सही है। इरशाद साहब, इमरान इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक गवर्नर सिंध हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपके वक्त है। इमरान साहब, हम आएंगे मुल्क की सियासत पे भी, लेकिन आपकी पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं, इमरान खान साहब ने कोर कमेटी की मीटिंग में कहा कि लोग मुझे बाईपास कर रहे हैं। ये कौन लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को बाईपास कर रहे हैं और आपका जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पार्टी में लोगों के ताल्लुकात मामलात तो हैं सबके साथ, और एज ए पॉलिसी डिसीजन हमने ये डिसीजन लिया हुआ है कि हम आवाम के अलावा किसी के साथ रब्ता नहीं करेंगे। तो अगर उसमें कोई मुमकिन है खान साहब को कोई ख़बर आई हो कि किसी ने कोई रब्ता किया है या कोई चीज़ है, तो उसके बारे में शायद वो बात कर रहे हो। मुझे एग्जैक्टली इल्म नहीं है इसका कि वो किससे बात कर रहे थे या किसका नाम लेके बात कर रहे थे या किसका नाम लेना चाह रहे थे, ये मैं बताने से कासिर हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं। अच्छा इमरान साहब, एक तरफ तो ये है कि राब्ते नहीं होंगे, और लेकिन इस्लामाबाद में बड़ी मुसद्दिका एक लिहाज से कहना चाहिए इत्तलात गश्त कर रही हैं कि खान साहब की मुलाकात हुई है, इस्टेब्लिशमेंट से जो है बर्फ़ पिघल गई है और रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। तो ये क्या है कि ख़ुद खान साहब के राब्ते हो सकते हैं, किसी और के नहीं हो सकते? और इस मुलाकात के बारे में कुछ जी बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब ने बताया कि कैसी मुलाकात रही? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये कयास आ रही हैं, मुमकिन है आपकी बात जो है वो दुरुस्त हो, मुमकिन है गलत हो।
मैं ये बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी कोर कमेटी ने खान साहब को इख्तियार दिया है कि वो अगर बात करना चाहें तो सिर्फ खान साहब से ही बात होगी। अच्छा। और अगर खान साहब मुनासिब समझते हैं तो वो बात करेंगे। हमने हमेशा इज़्ज़त की है इदारों की, लेकिन हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि इदारे अपनी जो हदूद है उसमें काम करें, जो आइनी हदूद उनकी मौजूद हैं उसमें काम करें, और जो एक मुंतखब हुकूमत का काम है आइनी हदूद में रहकर वो अपना काम करें। तो अगर वो अपनी हदूद में काम करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को पसंद नहीं आता, आप कहते हैं कि नहीं जी आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, इनको रोकना चाहिए था। नहीं जी, खान साहब ने क्लियरली बात ये की थी कि आपको हक और सच और जुल्म और बातिन के खिलाफ आपको खड़ा होना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि हक और सच पे कौन है और जुल्म और बातिन के खिलाफ कौन जंग कर रहा है। इमरान साहब, ये जो आपके बकौल मार्का हक व बातिल है, इसमें आपके पास अपने हक पे होने की क्या सफाई है? आपके सामने है जी। हमने कौन से नैब के केसेस हमारे ऊपर बने हुए हैं जो हमने माफ़ कराए। ये तो आज अपनी चोरी बख्शवाने थे। ये आज जो वन पार्क लेन में मीटिंग हो रही है, ये वन पार्क लेन ही चैलेंज है कि ये चोरी का है। वो आज तक उसकी रसीद नहीं दे सके वन पार्क लेन की, तो आगे वो किस तरह हमें बताएंगे कि वो हक और बातिल क्या होता है। फिर ये उसके ऊपर आप देखें कि ये इमरान खान ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो खाके बना करते थे उसके ऊपर आवाज़ उठाई, इस्लामोफोबिया के ऊपर आवाज़ उठाई। 15 मार्च का दिन मनाया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कलमा का बुलंद किया इमरान खान ने। इमरान खान इस वक्त मुल्क को एक सही डायरेक्शन पर लेके जाना चाह रहे हैं। ना इमरान खान के पैसे बाहर हैं, ना इमरान खान की जायदादें बाहर हैं। इन लोगों ने चोरी कर करके पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा, उन्होंने जायदादें पाकिस्तान से बाहर बनाई। आते इक़्तिदार में इसलिए कि अपने केसेस माफ़ कराएं, आते साथ ही 2400 अरब रुपए के केसेस माफ़ कराए नैब से इन्होंने, और तकरीबन 50 केसेस रेफरेंसेस जो हैं वापस कर दिए गए। तो ये तो उनका, आप खुद बता दें हक पे कौन है। मैं चले जी पीछे हट जाते हूँ, आप इमरान खान बिल्कुल ना हक बात कर रहा होगा। आप इन 14 में से मुझे बता दें कोई एक तो हक पे होगा, एक तो कोई आप बता सकेंगे कि जी ये शख्स नहीं, इनको सजा आप नहीं दिलवा सके। अगर ये चोर थे तो आप सजा तो नहीं दिलवा सके। बदकिस्मती हमारी बदकिस्मती है कि हम सजा नहीं दिला सके। मुल्क का सिस्टम इज एज सच कि ये इसको 2-3 सालों में ठीक करना मुमकिन नहीं था। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर दोबारा हमें मौका मिला तो हम इन सारे ये चोरों को जिन्होंने अपने रेफरेंसेस माफ कराए हैं, जो वापस कराए हैं, जो पैसे बख्शवाए हैं, ये भागते फिरे हैं इधर से उधर लंदन और उधर, अब आप मुझे बताएं कि वो लंदन में क्या मशवरा करने गए नवाज शरीफ के साथ। अच्छा, आप मोतरज़ हैं इन मुलाकातों पर, बनता भी एतराज़। फवाद साहब ने भी कहा, शीरीन बजारी साहबा ने कहा, क्या आप अहम फैसले अगर लंदन में हो रहे हैं आपके बकौल के साथ मिलकर, तो इस पर कोई कानूनी चाराजोई आप करेंगे, अदालत का रुख करेंगे कि ये काम नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वज़ीर आज़म? होना तो चाहिए। हो सकता है हमारी पार्टी का जो विंग है, लीगल विंग जो है, वो जो वज़ीर आज़म से रोज़ मुलाकातें कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इस तरफ कोई ना कोई उनकी तवज्जो दिला रहे होंगे और कोई अपनी लीगल इसके ऊपर पोजीशन लेंगे। आजकल MQM फिर नाराज़ है और रोज़ाना वो कोई ना कोई धमकी देते हैं। उनकी लाशें मिलना शुरू हो गई हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब जा रहे हैं MQM को मनाने के लिए, तो आपका भी कोई राब्ता है MQM से, अपने पुराने इत्तेहादियों से? मैंने आज फ़ोन करके खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे ताज़ियत भी की थी और मैंने उन्हें कहा था कि मैं आऊँगा भी आपसे मिलने। मेरे तो उनसे अच्छे मनासिब रहे हैं और मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा, मिलूंगा उनसे जाकर। नहीं, ये तो आप ज़ाती हैसियत में जाएंगे ना, पार्टी की तरफ से कोई आपको सौंपा गया है कि उनको दोबारा मनाने की? ज़ाती हैसियत कोई चीज़ नहीं होती। अगर मैं जाऊंगा तो मैं पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर एज रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। ज़ाती हैसियत में तो हम किसी खाने पे, कोई शादी में, कोई दावत में, कोई गमी खुशी में मुलाकात हो जाती है, वो ज़ाती हैसियत में होती है। ये अगर हम उनके ऑफिस जाके और ताज़ियत करके या उनसे कोई बात करनी होगी तो वो जब तक पार्टी लाइन नहीं होगी, पार्टी पोजीशन नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, पार्टी ने हिदायत दे दी आपको कि आप जाइए? अभी कोई बात नहीं मेरी हुई। मैंने तो फ़ोन करके ताज़ियत की थी और मैंने कहा कि मैं आऊँगा, मैं पार्टी से बात करूँगा कि वो पार्टी क्या सोचती है इस बारे में और किस तरह से हमें उस पर एक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वो आना चाहें, छोड़ना चाहें हुकूमत को और वापस अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहें, इजाला करना चाहें, तो आप तैयार होंगे कबूल करने के लिए?
मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो चले गए थे और वो कोई सुबह का भूला शाम को अगर वो लौट कर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। MQM ने तो जाके अपनी मट्टी पलीत कर ली थी, अपनी सियासत भी उन्होंने डैमेज की, अपने लोगों को भी उन्होंने ख़राब किया, और फिर ये सारी चीज़ें जो अब उनके साथ मुतवातिर तरीके से हो रही हैं जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो मैं तो पहले भी कहा था कि हमारे दरवाजे खुले हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि सियासी तौर पे हमारे दरवाजे खुले होने चाहिए। सही है। अच्छा इमरान साहब, सितंबर के आखिरी हफ्ते में कॉल देनी है आपकी लीडरशिप ने एहतजाज के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए। 25 मई को भी आप निकले थे और आप नाकाम हुए और हुकूमत नहीं गई। 5 महीने से आप अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अर्ली इलेक्शन की जानिब से कोई शोबो नहीं है हुकूमत की जानिब से। तो ये कॉल भी अगर नाकाम हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? अगला लाहे अमल क्या होगा? देखें, मफरूज़ों पे तो पॉलिसीज़ नहीं बनाई जा सकती। जब जंग में उतरते हैं, जंग लड़ते हैं, तो फिर पूरा जीतने की हिकमत अमली तैयार करके ही उसमें उतरा जाता है। जो इन्होंने 25 तारीख को किया वो बहुत बड़ा जुल्म इन्होंने किया। अगर ये वो जुल्म ना करते तो इन्हें ये मालूम था कि पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होता। और इंशाल्लाह अब खान साहब जब भी कॉल देंगे तो पाकिस्तान सड़कों पर निकलेगा। इस वक्त सारी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी। आप आज पाकिस्तान में कोई लीडर इमरान खान के पाए का लीडर नहीं है। जिंदाओं में जो जिंदा है इनमें से कोई एक लीडर इमरान खान के पाए का लीडर नहीं है। कौम इमरान खान को सुनती है, कौम इमरान को देखना चाहती है, कौम इमरान खान के साथ चलना चाहती है, कौम भरोसा करती है कि ये शख्स हमारे पाकिस्तान को ऊपर ले जाएगा। आप देखें ना इन्होंने क्या शर किया इकोनॉमी का। इन्होंने 150 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, ये 70 रुपये करने लगे थे पेट्रोल। ये इन्होंने ये वादा किया था। महंगाई पे इन्होंने 3 मार्च किए। 1 मार्च में हमने इन्हें नहीं रोका। 2% महंगाई बढ़ती थी तो ये मार्च पे निकल जाते थे। इन्होंने 41% इन्फ्लेशन रेट लेके हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। डॉलर मुंह के बल, रुपया मुंह के बल गिरा हुआ। ठीक है, लेकिन आप इमरान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल कब दे रहे हैं? देखें, आपकी कोई हमें बज़ाहिर तो कोई ऐलान नहीं हुआ। जल्द इंतखाबात का भी कोई मुतालबा आपका पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। लॉन्ग मार्च की कॉल कब दे रहे हैं? तो खान साहब भी बताएंगे वो कब देंगे कॉल। लेकिन ये तय है कि हमारी जो स्ट्रगल है इसका फ़ेज़ 2 अब शुरू होने वाला है। और जो फ़ेज़ 2 है वो हम एक बड़ी भरपूर तैयारी के साथ और एक बड़ी भरपूर जोश जज्बे के साथ इंशाल्लाह हम निकलेंगे। अच्छा, ये जो आप कॉल की तरफ जा रहे हैं, एहतजाजी तहरीक की तरफ जा रहे हैं या लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दरून पर्दा राब्ते हुए कोशिशें हुई वो नाकाम हो गई हैं और आपके पास लॉन्ग मार्च के अलावा कोई चाराकार नहीं रहा अपना मुतालबा बनवाने का? हजूर, ये खबर भी आप ही ने दी थी कि राब्ते हो गए हैं और बड़े अच्छा राब्ते हुए हैं और बड़ी खुशाइन राब्ते हैं और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो रही है। मैं यही पूछ रहा हूँ। खबर भी आप ही दे रहे हैं कि राब्ते जो हैं वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर राब्ते हो गए, खबर आपने मुझे दी थी। आपके जो वफाकी साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं वो उन्होंने एक लिहाज से तस्दीक की इसकी, ये कह के कि ना मैं इस खबर की तरदीद करता हूँ ना तस्दीक करता हूँ, जिसका मतलब यही समझा जाता है कि ये तस्दीक ही हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राब्ते हो रहे हैं तो फिर इतनी जल्दी कॉल की क्या ज़रूरत पड़ गई है कि आखिरी हफ्ते में हर सूरत आप करना चाहते हैं? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि इमरान खान एक वो शख्स है जो मुश्किल रास्ता चूज़ करते हैं। वो स्ट्रगल वाला रास्ता उन्हें पसंद है। वो बैकडोर या आसानी वाला रास्ता उन्हें पसंद नहीं है। वो समझते ही है कि उनका मानना है कि जब तक अल्लाह अपने बंदे को इम्तिहान से नहीं गुजारता तो वो मंजिल की कदर उसे नहीं होती है। वो मंजिल उस तरह से वो पा भी नहीं सकता जैसे अल्लाह एक मुश्किल रास्ते से गुजारता है। तो इमरान खान एक सिर्फ अपनी आवाम के साथ रब्ता करके, अपने अल्लाह पे भरोसा करके वो वहाँ पे अपनी मंजिल पे पहुँचना चाहते हैं। मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ वो बैकडोर डिप्लोमेसी का तो फिर आप तरदीद कर रहे हैं, इसका मतलब आप मुलाकातों की तरदीद कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं, मैं तो कराची बैठा हूँ। मुझे तो इत्तला मिलती है आपके टेलीविज़न चैनल से या कहीं और से। मैं अगर जब इस्लामाबाद बैठा होता है तो मैं ज़रूर मुझे पता होता है कि वहाँ क्या हो रहा है। मुझे इल्म नहीं कि कोई मुलाकात हुई या कोई रब्ता हुआ कि नहीं हुआ। मुझे इतना ज़रूर इल्म है कि जो खान साहब का जो मैसेज है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि हमने एक जस्तजू और एक स्ट्रगल के लिए हमने निकलना है। इमरान साहब बहुत मासूमाना जवाब। इस्लामाबाद में आपने, कराची में तो आप बैठे हुए हैं, ये फरमाएं कि ये मुलाकात कब तक हो जाएगी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से या आमिर खान से या जो लीडरशिप है MQM की? ये तो आपने फैसला करना है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे जी, जल्द मुलाकात करें। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर CTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।
साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया किरमानी साहब। किरमानी साहब, ये लंदन में जो मुलाकात हुई है, इसकी तफसील बुनियादी तौर पर क्या है? क्या कोई अहम फैसला हुआ है, या ये एक भाई की भाई से मुलाकात थी, या एक वज़ीर-ए-आज़म की साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात थी? और अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात थी तो अदालत ने उन्हें कन्विक्टेड भी करार दिया हुआ है, तो आप समझते हैं कि एक वज़ीर-ए-आज़म को एक ऐसे शख्स से मिलना चाहिए? ये पीटीआई क्वेश्चन उठा रही है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कब से पीटीआई के नुमाइंदे बन के उनकी जानिब से सवाल करना शुरू हो गए हैं? पीटीआई वाले हमें ये कहते हैं कि आप कब से नून लीग वाले नुमाइंदे बन के उनकी तरफ से सवाल करना शुरू हो गए। हमने उन्हीं की बात पकड़ के आपको रखनी है और आपकी पकड़ के उनके सामने रखनी है। गुजारिश अच्छा चले, गुजारिश ये है कि आप बुला लेते हैं ना किसी को, पीटीआई वाले को भी, वो अपने मुंह से ये सवाल पूछता तो मैं ज्यादा मुनासिब जवाब दे पाता हूँ। जी, अब आपने पूछ लिया है तो गुजारिश ये है कि देखिए, ये इरशाद आरिफ साहब मौजूद हैं? जी मौजूद हैं, जी सुन रहे हैं आपको। बिल्कुल। मेरा बहुत सलाम कहिए उन्हें। मेरा अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब। वालेकुम सलाम जनाब, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेहरबानी। गुजारिश ये है मेरे भाई, आपने जो बात की है उसमें दो तीन चीज़ें तो ठीक हैं कि एक भाई की भाई से भी मुलाकात थी, एक पार्टी के सदर की अपने पार्टी के कायद से भी मुलाकात थी, और फिर एक वज़ीर-ए-आज़म की भी अपनी पार्टी के चीफ से मुलाकात थी। ज़ाहिर आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त जो गैर मामूली सूरत हाल से दो चार है, तो उसमें जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के उस वक्त नवाज शरीफ साहब की भी रहनुमाई की ज़रूरत है। हमारी पार्टी के कायद हैं वो, और सैलाब आया हुआ है, उसके बारे में शहबाज साहब ने उनको ब्रीफ़ किया। पार्टी अमूर हैं, उसके बारे में, फिर आने वाले ज़ाहिर है इलेक्शनों के बारे में भी बात हुई होगी। तो नेचुरली जब दो सियासतदान मिलते हैं, और स्पेशली जब एक पार्टी का चीफ है और दूसरा उसका पार्टी का सदर है, तो वो पार्टी अमूर पे भी बात होती है और दीगर मुल्की अमूर पे भी बात होती है। जहाँ तक आपकी ये बात कि वो कन्विक्टेड हैं या मुजरिम हैं, तो मैं इस पर एहतजाज करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जिन हालात में नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई थी वो सबके सामने है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी का बयान, उसके बाद जज जो थे वो अरशद मलिक, उनके बयान के बाद कि मुझे दबाव में लाकर सज़ा दिलवाई गई, उसके बाद तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस कोई रह ही नहीं जाता। ये तो अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई जुर्म साबित होता तो आप मुझे बताइए कि उसको उकामा पे निकाला जाता। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बातें अब बेमानी लायानी होकर रह गई हैं, और ये जो फ़ैसला जिसको नवाज शरीफ को जिन्होंने सज़ा दी गई है, वो भी ये जज साहिबान के बाद तो उस फैसले की मैं नहीं समझता कि कोई कानूनी क्या हैसियत रह जाती है। जी आसिफ साहब, ये फरमाएं, आप बहुत करीब रहे नवाज शरीफ साहब के, आलमोस्ट जब पाकिस्तान में वो थे, अब करीब हैं। इस मुलाकात के हवाले से जो इतलात मंजर आम पर आईं वो यही थी कि जी एक तो ये फ़ैसला हुआ कि इलेक्शन अब अक्टूबर से पहले नहीं होंगे, मुकर्रर मुद्दत पर होंगे और कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरा ये है कि नए आर्मी चीफ़ के तकर्रुर के हवाले से भी मुशावरत हुई। और क्या आप तस्दीक करते हैं इस बात की कि ये दोनों चीज़ें जो मीडिया पर चली हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ़ के तकर्रुर के हवाले से भी नवाज शरीफ साहब से मुशावरत की? मोहतरम आरिफ साहब, अरशाद साहब, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक इलेक्शनों की आपने फरमाया, उसका तो बिल्कुल ठीक है। उस पर फैसला ये हुआ है कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे अगले साल, जब एक चूँकि आपको मालूम है कि 5 साल की आईनी मुद्दत थी, और वो जब पूरी हो जाएगी तो इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। इस पर तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक रह गई दूसरी बात, उसकी मैं तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अपना जो ख्याल है कि देखिए, आर्मी चीफ का जो अपॉइंटमेंट है, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें इसको एक पब्लिक डिबेट बना दिया गया। हालांकि ये एक रूटीन की होनी चाहिए, जैसे दूसरी होती हैं अपॉइंटमेंट्स वगैरह दीगर डिपार्टमेंट्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ किया गया, और इस चीज़ को भी इमरान खान साहब ने पोलिटिसाइज़ किया, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है।
कि मतलब कि जी फलाना मुहिब वतन होना चाहिए, गैर मुहिब वतन, भाई ये किस किस्म की बातें आप करते हैं? पाकिस्तान की फौज जो है वो सारी मुहिब वतन है, सिपाही से लेकर जर्नैल तक सारे मुहिब वतन है। तो एक तो ये गैर ज़रूरी एक बहस छिड़वा दी गई मीडिया में। सिंस जनाब ने अब सवाल पूछा है तो मैं ये उस पर गर्ज करूँगा कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब जौन से हैं वो जब मुनासिब समझेंगे इसकी वो तैनाती कर देंगे नए आर्मी चीफ की, जो भी उनके प्रोरोगेटिव में है, जो उनके डिस्क्रिशन में है। क्या उन्होंने ये नवाज शरीफ साहब से बात की है या नहीं की, इसकी मैं तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन वो चूँकि पार्टी के कायद हैं, इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, तो तमाम जो अमूर हैं वो जाहिर है वो मुशावरत से ही तय होने चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं। अगर दुरुस्त बात है आपकी, लेकिन ये बात इसलिए पैदा हुई कि जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा, दूसरे 2-3 लीडर्स ने कहा कि जी वो मियाँ साहब को बहुत तजर्बा है, लेकिन वो तजर्बा कोई इतना खुशगवार तजर्बा तो नहीं है, ये आप भी जानते हैं। मोहतरम इरशाद आरिफ साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मैं इसमें सम अप कर देता हूँ इस बात को कि जो ये अपॉइंटमेंट है स्पेसिफिक, हालांकि मैं इसको डिस्कस करने का कायल नहीं, लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा तो आप मोहतरम है मेरे, कि इसके लिए हमें स्ट्रिक्टली प्योरली मेरिट फॉलो करना चाहिए, ना सिर्फ इस अपॉइंटमेंट के लिए, वैसे ही मुल्क में, क्योंकि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम भी यही हुई है जो आपने भी निशानदेही की कि माजी में अलग कोई तजर्बे जौन से हैं वो तल्ख हुए, तो इसलिए शायद उसकी ये वजह थी कि कहीं ना कहीं इस मुल्क में मेरिट को बाईपास किया जाता है। तो बेस्ट तो ऑप्शन यही है कि जो मेरिट पे जिसका हक बनता है उसकी अपॉइंटमेंट हो जानी सही है। अच्छा सेनेटर साहब, ये बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा ने एक मीडिया टॉक में कहा कि उसूली तौर पे इन प्रिंसिपल जो पार्टी का ओहदा है और जो हुकूमती ओहदा है वो जब आप हुकूमत में आ जाएं तो वो अलहदा हो जाने चाहिए। क्या नून लीग में इस बात पे भी गौर किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की जगह मरियम नवाज साहिबा को पार्टी सदर बना दिया जाए? नहीं मेरे भाई, इस तरह नहीं। ऐसा है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ मरियम बीबी ने जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, जो मैं समझा हूँ उनकी बात, वो ये है कि देखिए आगे इलेक्शंस आने वाले हैं और पार्टी में जाहिर है जो पंजाब है और वफाक में वजारतें भी हैं लोगों के पास और उनके पास जमाती ओहदे भी हैं, तो वो अब टाइम तो दे नहीं पाते, या तो वो पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकालें या जाके पार्टी की कोई तंजीमें नौ करें या पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें या पार्टी को तैयार करें इलेक्शन के लिए। गालबन उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है कि जमाती और जो हुकूमती होते हैं उनको अलहदा होना चाहिए, और मैं समझता हूँ ये कोई इतनी कोई गैर मुनासिब बात भी नहीं है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं दे गिव बर्थ टू द गवर्नमेंट्स कैन नॉट गिव बर्थ टू द पॉलिटिकल पार्टीज। एग्जैक्टली। तो उसके लिए एक हमा वक्त हमें चाहिए। तो मेरा ख्याल है अगर उन्होंने ऐसी बात की तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई को खुदा न खास्ता शहबाज शरीफ साहब की सदारत के हवाले से बात है, उन्होंने एक जनरल तजवीज़ अपनी दी है। अब ज़ाहिर है उस पर पार्टी की जो लीडरशिप है वो बैठे मुशावरत करेगी और देखेगी कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, तो फिर उस पर आगे बढ़ा जाएगा जी इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, पंजाब में अता तारड़ साहब ने आज स्टेटमेंट दी कि 15 MPs जो हैं वो मौजूदा हुकूमत के उनके साथ ऑन बोर्ड हैं। सीरियस मूव हो रही है पंजाब में तब्दीली लाने की, या सिर्फ सियासी बयानात की हद तक ही है? मेरे भाई, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे इस मामले में कोई मालूमात नहीं है। मैं इसलिए इस पर मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं तबसरा कर सकता। मेरी इस पंजाब के हवाले से मेरी कुछ मैं अपडेट नहीं हूँ। अच्छा, ये फरमाएं कि 2017 में जब वो हल्फनामे का इशू था उसकी वजह से एक बदमज़गी मुल्क के अंदर पैदा हुई। आपको याद है कि हसन इकबाल साहब पर हमला हुआ और लोगों पर हुआ। जावेद लतीफ़ साहब ने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की PTV पर बराह रास्त नश्र हुई, और वो सारे इल्ज़ामात जो उस वक्त आपकी हुकूमत पर लग रहे थे वो हल्फनामे में तब्दीली की वजह से, वो सारे उससे भी बढ़कर इल्ज़ामात लगा दिए इमरान खान साहब पर। तो ये जो मज़हब का सियासी इस्तेमाल है, ये पार्टी पॉलिसी है या जावेद लतीफ़ साहब का ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू था?
मोहतरम इरशाद आरिफ साहब, मैं इसमें ये अर्ज़ करूँगा कि मैं कतन इस बात का कायल नहीं हूँ कि मज़हब को सियासत के लिए या सियासत में इस्तेमाल किया जाए। चूँकि ये रिवायत जो मैंने देखी है रिसेंटली, लेटली इसका आगाज़ इमरान साहब ने किया ख़ुद, और उन्होंने, आप भी उनकी तकारीर सुनते हैं, मैं कुछ बिल्कुल नहीं दोहराऊँगा, तो वो मैं तो उसका नटशल ये कहूँगा कि बिल्कुल भी हमें, चाहे मैं हूँ या कोई मेरी मुखालिफ सियासी जमात का शख्स हो, हमें मज़हब को और सियासत को अलग-अलग रखना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि मज़हब के बारे में लोगों के लिए के दिलों या अज़हान में कोई ऐसी कोई चीज़ पैदा हो जो मैं समझता हूँ माशरा आगे ही हमारा नफ़रतों की और पोलराइजेशन की बुनियाद पर एक तकसीम हो चुका है। इसको यकजा करने की ज़रूरत है, क्योंकि असल जो इश्यूज़ हैं, असल जो कॉमन मैन का प्रॉब्लम है इरशाद अहमद आरिफ साहब, जिसके लिए कायद आज़म ने ये मुल्क बनाया था गरीब और मिडिल क्लास के लिए, उसके तो मसाइल जूँ के तू हैं, उसके तो इश्यूज़ मसाइल में कोई कमी नहीं आ रही। उसका मसला महंगाई है, उसका मसला बिजली के महंगे बिल हैं, उसका मसला सुई गैस है, बच्चों की तालीम है, सेहत है। उस तरफ तो मैं बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें सबको मिलकर इज्तिमाई तौर पर उस तरफ जाना चाहिए। 75 साल हो गए हैं जी हमें, मतलब मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान अब एक तरफ कह सकते हैं मैच्योर हो रहा है, मैं ये दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि जी एक बुजुर्ग पाकिस्तान है, ये बूढ़ा होता पाकिस्तान है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है सेनेटर साहब। डॉक्टर साहब, आपका एक सियासी तजर्बा है, सियासी ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, बड़े किरमानी साहब का एक तजर्बा और स्ट्रगल, आपकी स्ट्रगल जो है, आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम लगता है कि ये एक ख़ानदानी पार्टी है, मोरूसी सियासत पर यकीन रखती है। इस लंदन में जब ये अहम मुशावरत हुई तो ख्वाजा आसिफ साहब को और मरियम औरंगज़ेब साहबा को उस मीटिंग से बाहर रखा गया, उनको रुखसत कर दिया गया और सिर्फ ख़ानदान के लोग बैठ के मुशावरत कर रहे थे 3 साढ़े 3 घंटे तक। ये कोई अच्छी बात है किसी सियासी पार्टी के लिए, जमहूरी पार्टी के लिए? मैं समझता हूँ मोहतरम इरशाद आरिफ साहब के कुछ उनके, चूँकि ये बड़ी शरीफ फैमिली आप भी जानते हैं, बड़ी क्लोज नेट फैमिली है और इतने अरसे के बाद ये लोग इकट्ठे हुए थे, तो एक उनकी जो मैं समझता था उनकी मीटिंग्स के 2 सेगमेंट से सेशन थे। एक तो शहबाज साहब मिले जो मियाँ साहब को, फिर उसके बाद फैमिली के लोग उसमें आ गए, उसके बाद फिर फॉलोड बाय जो आपने जिन अहबाब का जिक्र किया वो लोग भी आए। तो वो मियाँ साहब ने इसको डिवाइड करके किया, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है। हाँ, जहाँ तक आपका सवाल है मौरूसी सियासत का, तो देखिए पाकिस्तान में ये आज का नहीं है मसला, ये तो काफ़ी अरसे से चल रहा है। आपके सामने है सारे सूरत हाल है, लेकिन अब बात यह है कि अगर एक फैमिली है और उसका एक को बड़ा सियासत में आ गया है, तो ये चीज़ कोई अगली जनरेशन के लिए ममानियत तो नहीं, शजर ममनुआ नहीं, अनलेस कि जो भी किसी सियासी ख़ानदान का शख्स आगे आता है वो स्ट्रगल करके आए, जदोजहद करके आए और एक कारकुन के तौर पर आए, तो फिर तो कोई ऐसी उसमें मैं कबाहत नहीं समझता। लेकिन अगर कोई, तो जैसे अब हमारी पार्टी में है, उसमें जितने भी लोग आए हैं उन्होंने जद्दोजहद की है, मरियम है, हमजा है, उन्होंने कैदें काटी, जेलें काटी झूठे इल्ज़ामों पे, लेकिन वो असूलों पे डटे रहे। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन उन्होंने, हो सकता है उन्होंने कई कारकुनों से ज़्यादा मुसीबतें सही हों और सही भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो लोगों की भी चॉइस है कि वो जिसको पसंद करें। जैसे भुट्टो साहब थे, उनके बाद लोगों ने उनकी लेगेसी बेनज़ीर साहिबा को ट्रांसफ़र हुई। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये काम चलता है, बल्कि ये वहाँ अमेरिका में भी एक ज़माने में, अगर आपको याद हो, कैनेडीज़ थे, तो वो जॉन एफ कैनेडी, फिर उसका भाई भी था, इस तरह सारा सिलसिला उनका चलता रहा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये है कि हाँ, किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए, यानी अपने आगे बढ़ना है, मेहनत करके बढ़े, जद्दोजहद करके बढ़े। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने शरीफ ख़ानदान के जो 2 बच्चे आगे आए हैं, मरियम और हमजा, उन्होंने जद्दोजहद भी की है, मारें भी खाई हैं, जेलें भी काटी हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, बहुत आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब बरतानिया में मौजूद हैं और जो मलिका एलिज़ाबेथ दोयम हैं उनकी आखिरी रसूमात में उन्होंने शिरकत भी की है। शहज़ादा चार्ल्स के किंग चार्ल्स के साथ उनकी कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं। ज़ाहिर रस्मन उन्होंने अफसोस भी किया होगा। अब वो जा रहे हैं अमेरिका, रवाना हो गए हैं जी, हो चुके हैं रवाना, जी ठीक है। अमेरिका रवाना हो गए हैं। UN जनरल असम्बली से उन्होंने खिताब भी करना है। पाकिस्तान में सैलाब है, मईशत हमारी कमज़ोर है, सियासी बोंचाल हमारे सामने ही है सब। वज़ीर-ए-आज़म के ख़िताब में और उनकी मुलाकातों में बुनियादी नुक्ता क्या होना चाहिए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचे? देखें, अगर वज़ीर-ए-आज़म मुकम्मल तैयारी करके जा रहे हैं और उनको मालूम है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, आलमी बिरादरी का इस वक्त रुझान क्या है और पाकिस्तान के अवाम की मुसीबतें क्या हैं, और वो अगर तैयारी के साथ सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए उनका, वो ये है कि जनाब वाला पाकिस्तान इस मुसीबत में जो गिरफ़्तार हुआ है वो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये मौसमियाती तब्दीली यूरोप, चाइना और दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ का दिया हुआ तोहफ़ा है। उसकी वजह से 3.5 करोड़ इंसान मुसीबत का शिकार हुए हैं। 1500 के करीब लोग जहाँ बाहक हुए हैं, लाखों लोग, 7 लाख 8 लाख जानवर उसका शिकार हुए हैं। हमारे यहाँ जो जंगली हयात थी वो तबाह हुई है, दरख्त ख़त्म हो गए हैं, लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं, सारा कुछ। हमें इसका मुआवजा दिया जाए। हम मदद नहीं मांगते, हम इमदाद और खैरात नहीं मांगते आपसे, हम हरजाना मांगते हैं। और ये आप वो दुनिया इस पर गौर करेगी। आप अगर आदाद व शुमार के साथ, दलील के साथ, मंतिक के साथ मुअस्सिर अंदाज में ये केस पेश करेंगे तो यकीनी बात है कि UN जनरल सेक्रेटरी भी आपकी मदद करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी, UN जनरल सेक्रेटरी को तो बतौर गवाह पेश कर सकते हैं। हाँ, वो देख के गए हैं यहाँ से, बतौर गवाह उनको सामने, और उन्हें कहें, वो कह सकते हैं अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब तैयारी करके गए हैं तो वो कहें कि एक UN की सतह पर एक कमेटी बनाई जाए जिसमें ये 4-5 ममालिक के नुमाइंदे हों, उसमें अमेरिका हो, उसमें रूस हो, उसमें जर्मनी हो, उसमें चाइना हो, और भी 2-3 लोग जो मुल्क हैं वो हो सकते हैं। वो आएँ, जायज़ा लें और बताएं कि जी इसमें हमारा कसूर क्या है। हमारा भी कसूर है इसमें, कुछ ना कुछ तो हम सारे, अब हमारा भी कसूर होगा, लेकिन बात यह है कि ये जिस तरह की फ्लडिंग हुई है यहाँ, जिस तरह की बारिशें हुई हैं, उसमें सब दुनिया मान रही है, साइंटिस्ट मान रहे हैं कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक की जो बेहतियातियाँ हैं और वो जो कार्बन जिस तरीके से पैदा किया गया, जैसे 80% वो कह रहे हैं कि वो यूरोप का उसमें हिस्सा है, तो उसका ये हरजाना तलब करें। और हरजाना भी ऐसा ना हो जिस तरह एक भिखारी मांगता है, दे दें। नहीं, नकद पैसे मांगें, माकूल पैसे मांगें, कर्जे माफ़ करवाएं और हिसाब यहाँ से हिसाब किताब वो करके जाएं। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब 9/11 के बाद हमने फ़ैसला किया अमेरिका की जंग में शामिल होने का, तो उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना थे शौकत अज़ीज़ साहब। हमें बुलाया गया कुछ को इस्लामाबाद में। उनकी पहले मुलाकात हुई वज़ारत ख़ारजा से, वज़ीर ख़ारजा थे अब्दुस्तार साहब। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई परवेज़ मुशर्रफ साहब से। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप वज़ीर ख़ज़ाना से मिलें। पॉइंट हमने यही उठाया कि माजी में जब ज़िया-उल हक साहब ने जंग में शमूलियत इख्तियार की अफ़गानिस्तान जहाज़ शुरू किया था, तो हमारे लोगों की तरफ से बहुत सारे ये तनकीद होती थी कि आपने अपने मुल्क को एक ऐसी जंग में जो बहुत नुकसानदेह हमारे लिए, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया। 5 अरब 5.5 अरब की आपने वो ले ली ग्रांट, जबकि इससे पहले फ़लाँ मुल्क ने कर्ज़े माफ़ कराए, फ़लाँ ने कर्ज़े माफ़ कराए, फ़लाँ ने कर्ज़े माफ़ कराए।
और इसमें फिर ज़्यादा वो हुआ, जो उसके अंदर शिद्दत आई वो जब मिस्र के कर्ज़े माफ़ हुए कि जी इतने तो हम भी करा सकते थे। तो हमने कहा कि जी इसके लिए भी कुछ करेंगे। उन्होंने कहा जी शौकत अजीज़ साहब से मिल रहे हैं। हम शौकत अजीज़ साहब से मिले, वहाँ ये डिबेट हुई बाकायदा, 10-12-15 साफ़ी थे वहाँ। उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल हम तैयारी कर रहे हैं, हमने ये करा है। वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा हम तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी हमारा जो अंदाज़ा है ये जंग अगर इतना अरसा चलती है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ये नुकसान होगा, जानी नुकसान इतना होगा, इतने लोग वहाँ से डिस्प्लेस होंगे, वापस यहाँ मुहाजिरीन आएंगे, ये वो, तो हमारा अंदाज़ा है $5 अरब का नुकसान होगा। अच्छा जी 5 अरब तो थोड़ी नहीं जी, 5 अरब मैक्सिमम इतना ही होगा। लेकिन जब इन्होंने डिमांड की तो आप हैरत ज़्यादा रह जाएंगे कि इन्होंने $2.5 अरब की डिमांड की, वो 5 भी नहीं की। और नुकसान हमारा कितना बाद में बताया कि जी नुकसान हमारा $150 अरब का हुआ है जी, क्योंकि वो हमारे यहाँ अंदर अपने पट्टू पहले ही बिठा देते हैं। तो अब भी हमें डिमांड जो है स्टेट अवे बात, इरशाद साहब, स्टेट अवे बात, $30 अरब की, जिस तरह के UN जनरल सेक्रेटरी कहते हैं $30 अरब की इमदाद करनी चाहिए और हमें लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आपका आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।